आती है बच्चे, केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं। चलो लास्ट टॉपिक बताने क्या था? मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी थी हमारी? एक बार लास्ट पॉइंट निकालो, शायद लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, 0 और 180 पे मिनिमम फोर्स थी, 90 डिग्री पे मैक्सिमम। अब इसको पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है तब कई सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स acting on moving charge particle, acting on moving charge particle। बताइए किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसके द्वारा वर्क डन कितना किया जाएगा वो आपको फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बताओगे, वैल्यू है तो वैल्यू बताओगे। कोई भी पार्टिकल के ऊपर, किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो आपको ये बताना है कि उसके द्वारा वर्क कितना किया जाएगा। आया ना? ठीक, चलो सबसे पहले मेरे को बताओगे तुम वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेगा कोई? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है या F डॉट S होता है? सोच के बोलो आराम से। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है या F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है? डॉट S वेक्टर होता है ना, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को फर्दर सॉल्व करके हम क्या लिखते हैं? Fs cos थीटा। अब ऐसा है कि जो फोर्स है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। होता है कि नहीं होता? सोच के बोलो। फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती हैं? कैसे बताओ? बताओ बताओ बताओ। पढ़ा रहा है इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा तो नहीं पूछता। फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, बताइए कैसे? चलो भाई कैसे करते मत करो भाई, पढ़ा रहा है, कल ही पढ़ाया बल्कि। फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती हैं, बताइए क्यों? दिखाया था कल कुछ? दिखाया था फोर्स और वेलोसिटी आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फोर्स क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर थीटा बिकम्स कितना डिग्री? 90 डिग्री। सो देयरफॉर वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा F S cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें सुन लीजिए। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी कोई भी वर्क डन नहीं करती है। मैग्नेटिक फोर्स में कभी भी कोई भी क्या नहीं करती है? वर्क डन नहीं करती है। मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं होता। और बच्चा कारण पूछेगा कि सर ऐसा क्यों? तो कारण ये है कि मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? 0। बात समझ में आ गई? तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी कोई वर्क नहीं करती। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद एक लाइन लिखूंगा, देखिए thus work done by magnetic force, work done by magnetic force is always 0. Thus work done by magnetic force
is always 0। लिख लिया? अरे लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A charge particle is moving in magnetic field। A charge particle is moving in magnetic field with constant kinetic energy E। With constant kinetic energy capital E। Constant kinetic energy capital E। How does magnetic force affect its kinetic energy? How does magnetic force affect its kinetic energy? चलिए पढ़िए क्वेश्चन एक बार। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, वो भी कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी कैपिटल E के साथ। हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैसे अफेक्ट करेगी, मतलब इसको इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये आपको बताना है। चलिए टेक अ गेस, बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जो भी बोलोगे रीजन के साथ बोलोगे। हाँ जी, क्या लगता है तुम्हें? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कैपिटल E है, तो आपको मुझे बस ये बताना है कि वो काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ेगी या घटेगी, और जो भी बोलोगे रीजन के साथ बोलोगे। हाँ जी बताओ। अरे कुछ तो बोलो मेरे भाई। कभी कभी लगता है कि मैं ही पढ़ाने आता हूँ और मैं ही पढ़ने आता हूँ। कुछ तो बोलोगे, कुछ तो सॉफ्ट सिग्नल दोगे। घटेगी क्यों बेटा? वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है बाबू, कहीं पे यहाँ पे लिखा है क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है? नहीं लिखा ना? चल कोई बात नहीं, वेल ट्राइड, एटलीस्ट यू ट्राइड। हाँ भाई बच्चे तो बता दिया एक, अब बाकी बच्ची और बच्चे को बताएंगे। बोलो। जल्दी बोलो बेटा, तो टाइम नहीं है। अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूं तुमसे। कभी तुमने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? पढ़ा है? क्या बोलते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इधर देखो, सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बोलती है कि भैया वर्क डन बराबर हमेशा किसके होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट जो वर्क डन होता है बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन होता है मैग्नेटिक फोर्स, बताइए वो वर्क डन हमेशा कितना होता है? 0। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी कोई वर्क डन करती ही नहीं है, तो देयरफॉर इस W की जगह 0 पुट कर दो। 0 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ये तो मतलब हुआ भाई, अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, अगर कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। तो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। कभी भी किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती,
मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो कभी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ना तो कभी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क करती है और ना ही मैग्नेटिक फोर्स कभी उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है। बात समझ में आ गई? तो पहले आप अपनी कहानी उतार दीजिए। और ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिए आगे आने वाले टॉपिक के लिए, जो भी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे। लिया? अरे लिया, चलो स्टार्ट करो लिखना इसके बाद। 10 मैग्नेटिक फील्ड never changes magnetic field never changes kinetic energy of moving charge particle. Kinetic energy of moving charge particle. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Does a magnetic field exert a force on does a magnetic field exert a force on a static charge? Does a magnetic field exert a force on static charge? Give reason. Give reason. चलिए पढ़िए और बताइए मेरे को, क्या मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी स्टैटिक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकती है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। क्या कभी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी रुके हुए चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकती है? बताओ जल्दी बोलो भाई, जल्दी, फटाफट का टाइम नहीं है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा सकती है या नहीं लगा सकती है, ये आपको बताना है डिवीजन। बताओ दिमाग लगाओ। बोलो भाई। जरा बेटा एक बार फॉर्मूला देखना, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला लिखवा दो। जरा एक बार फॉर्मूला देखो, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला लिखवाया था? पढ़ो भाई, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, जल्दी देखो क्या फॉर्मूला लिखवाया है। QVB sin थीटा। अब मुझे बताओ स्टैटिक चार्ज होगा तो क्या चीज जीरो होगी? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को जीरो पुट करो, फोर्स कितनी आएगी? जीरो। बस मैग्नेटिक फोर्स कभी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्टैटिक चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है भैया QVB sin थीटा। नाउ फॉर स्टैटिक चार्ज, जितने भी स्टैटिक चार्ज होते हैं, स्टैटिक मतलब रुके हुए चार्ज के लिए वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। देयरफॉर फोर्स बिकम जीरो।
तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाती। जब तक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जब तक चार्ज पार्टिकल चलेगा, तब तक मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? तो इसको ऐसी चेप दो। अब भाई आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा देगा, बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूँ ना, 1% भी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आता। और इससे पता क्या हो रहा है? इससे बस मेरा मन भी नहीं कर रहा था मैं पढ़ाने का, कि तुम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसको तुम हल्के में निकाल रहे हो। अच्छा सच्ची बोल रहा, बिल्कुल सच्ची बोल रहा। फिजिक्स पसंद नहीं है तुम्हें? क्या मजा नहीं आ रहा? जो बात है वो फुटबॉल के बोलो, क्योंकि ऐसा मेरे को पता क्या लग रहा है कि मैं बस खाली क्लास को पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास को पढ़ा रहा हूँ। जो बात है वो सच बोलो। तुम्हें दिक्कत आ रही है फिजिक्स में, अगर दिक्कत आ रही है तो खुल के बोलो कि क्या दिक्कत आ रही है। इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मेरे को पढ़ाना नहीं आ रहा, जो भी है खुल के बोलो, ठीक है? ये आपके और उनके बीच की बात नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। तुम जो भी सही पॉजिटिव थिंक बोलोगे ना, मैं सारे करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। तुम जो मुझे बोलोगे मैं वो सब करूंगा। बताओ, बोल बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? बोलो लड़कियों, अरे बोलो भाई। देख सच्चाई बताओ बेटा, देख आज तक ना मैंने ऐसे पढ़ाया था, ना मेरे को पढ़ाया जाएगा। मेरा मतलब सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है। पैसे कमाने का होता ना तो फिर मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, मैं कहीं और पढ़ाता। तो बताओ, ऐसे ना सही बताओ तो मेरे को मजा नहीं आ रहा। अगर मुझे सिर्फ ऐसे रटने वाला काम करवाना है तो मैं दिखाता चले जाऊँ। बोल वाली के क्या दिक्कत आ रही है? जल्दी बोल, बोल बेटा बोल, मेरे से तो बोल, मेरे से भी शर्म आ रही। देख तुम्हारी मदद कोई और नहीं कर सकता, फिजिक्स में से मैं ही कर सकता हूँ। तो मुझे तो पता कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा तुम्हारा। घर में जाके रिवाइज कर रहे हो तुम? घर में जाके रिवाइज कर रहे हो? सच बोलना, तो झूठ मत बोलना। ना ना ना, डॉक्टर से झूठ नहीं बोलते। बोलो, घर में जाके रिवाइज कर रहे हो तुम लोग? कर रहे हो पक्का? अब मैं कसम तो खिलवाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं तो बिलीव नहीं करता इन चीजों में। बाबू की कसम, पक्का? तो बताओ ना फिर तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, मुझे बोलो। तो मुझे बोलो क्या दिक्कत आ रही है? इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोरिंग चैप्टर है, क्या है, कुछ तो बोलो। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा उसे और इनोवेट करके पढ़ाने की। बोल बात तो ही बोल बेटा। अरे यार भाई यार, तो बात टालने वाली बात कर रहे हो। फिर मैनेजमेंट मेरे से पूछेगा कि सर कैसी प्रोग्रेस चल रही है, मेरे से झूठ नहीं बोला जाएगा, पता है मुझसे। फिर मैं ये बोल दूंगा कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो एटलीस्ट तुम मुझे तो बताओ ताकि मैं कवर अप कर सकूं। चल किसी और से पूछ लेता हूँ, तुम लोग तो सब नए नए हो। हाँ भाई तू ही बता बेटा, तो तुम लोग एक साल और से जानता है। और भी कोई बेटे पीछे? हाँ फिजिक्स पसंद ही नहीं है, ठीक है। पर मुझे एक चीज बता, चल सिर्फ सोच के बता, क्या अल्टरनेटिव है इसका? कुछ अल्टरनेटिव नहीं है ना, एक साल तो पढ़नी पड़ती है ना। मैं तो सच्चाई बताऊँ, कसम से तुम सिर्फ को ना बोलो। मेरे को केमिस्ट्री से सख्त नफरत है, सख्त। केमिस्ट्री छोड़, मुझे केमिस्ट्री वालों से नफरत है। मुझे शक्ल ही पसंद नहीं किसी केमिस्ट्री की। मुझे इतनी नफरत है केमिस्ट्री से, साला कोई समझ भी नहीं आती। 11वीं फेल था, लेकिन थैंक्स टू सर, जो भी मेरी थोड़ी सी अपने अंदर की जो भी ईगो फैक्टर कह लो, कुछ कह लो, कि 12वीं मैंने केमिस्ट्री पढ़ ली। और मैंने ये सोच के पढ़ी कि सारी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, नौबत ही नहीं आएगी पढ़ने की दोबारा। और ये नौबत आई ना, मेरे कंपार्टमेंट की नौबत आई ना, मुझे बी की नौबत आई, ठीक ठाक मेरे मार्क्स आ गए थे केमिस्ट्री में। तो बस यही समझ लेना, यही सोच के पढ़ लें कि एक साल भाई को पढ़ना है, इसका अल्टरनेट नहीं है, इसका मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा ना, क्या करें। थोड़ा तो इंटरेस्ट एक साल के लिए दिखा दे, एक साल के बाद मत पढ़ियो। अपने बच्चों को मत दिलवाइए साइंस, आर्ट्स कॉमर्स से पढ़ा लो बच्चों को। चलो ठीक है, भाई ने तो अपना जवाब दे दिया कि उसका इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल भी। अब तुम बोलो, मैं पक्का कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसका सोल्यूशन तुम्हें बताऊंगा ना। पर तुम मेरे दिल से पूछो ना, मेरा बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, पता है कसम से, बिल्कुल मुझे मजा नहीं आ रहा। यहाँ तो बल्कि इतनी फैसिलिटी है, एसी चल रहा है, सारी स्मार्ट बोर्ड दे रखा है, और तब भी पता है मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तुमसे पहले मैं जो बैच पढ़ा के रहा हूँ 3 से 4, सोचो छोटी सी जगह है, बच्चे भरे पड़े हैं भाई साहब, पसीने पसीने टपक रहे हैं, और फिर भी वहाँ मुझे इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाने में। क्यों? बच्चे मेरे साथ जवाब दे रहे हैं मेरे को, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं मेरे को, तो टीचर को इंटरेस्ट तभी आता है। मुझे तो बताओ ना क्या दिक्कत है तुम्हें मेरे साथ, जबकि यहाँ पे सैलरी मेरे को ज़्यादा मिलती है, वहाँ कम मिलती है। मुझे वहाँ इंटरेस्ट आता है सच, जबकि इंटरेस्ट यहाँ आना चाहिए। ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। बोल बेटा तू बोल, वाली के क्या सोच में डूबी? बता दे बहन।
चलो खैर, अगर तुम में से कोई भाई सबके सामने नहीं बताना चाहता, पर्सनल किसी का कोई इशू है फिजिक्स में, पर्सनल लाइफ का नहीं, फिजिक्स में कोई इशू है, इसमें मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना या कॉल कर देना। अगर किसका सच में कोई ऐसा डाउट है कि भाई वो सबके सामने मेरे से डिस्कस नहीं करना चाहता तो मेरे को बता देना। लेकिन प्लीज ये मैं थोड़ी सी तुमसे मैं एक रिक्वेस्ट कह रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ ना तुम्हें मतलब कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें मेरे से डाउट पूछने पड़ेंगे, ऐसे चुपचाप चलेगा तो पता एक्सरसाइज में नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन और differentiate between electric force and magnetic force. Differentiate between electric force and magnetic force. तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। देखिए अब हम दोनों ही फोर्सेस पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट में और मैग्नेटिक फोर्स हमने कल ही पढ़ी है इसी थर्ड यूनिट में। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंस बताने हैं कि क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो पहले तो आप ये कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और एक तरफ लिखिए मैग्नेटिक फोर्स। एक तरफ लिखिए इलेक्ट्रिक फोर्स, एक तरफ लिखिए मैग्नेटिक फोर्स। चलो मेजर पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी लिखना मत, मैं लिखाऊंगा अपने तरीके से। जैसे सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हर तरह के पार्टिकल पे लगती है, फिर चाहे वो मेरा पार्टिकल रेस्ट पे हो या फिर वो पार्टिकल मूविंग हो। इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों तरह के पार्टिकल पे लगती है, रुके हुए पार्टिकल पे भी लगती है और चलते हुए पार्टिकल पे भी लगती है। लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तुमने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फोर्स रुके हुए पार्टिकल पे कितनी होती है, जीरो। रुके हुए पार्टिकल पे कोई फोर्स लगती ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फोर्स इसका मतलब सिर्फ किस पे लगती है, ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो पहला डिफरेंस तो ये है दोनों के बीच में। लिखिए इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखिए इट एक्ट ऑन every charge particle, it act on every charge particle either at rest or in motion, either at rest or in motion। सड़क पर क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फोर्स में देखो it act on only moving charge particle। it act on only moving charge particle, सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल पे ही लगेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा दूसरा डिफरेंस देखिए, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है इसकी डायरेक्शन हमेशा फील्ड के अलॉन्ग होती है। फील्ड के अलॉन्ग का मतलब है कि या तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगेगी या फिर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगी। कि फोर्स की डायरेक्शन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगी या फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। ये है इलेक्ट्रिक फोर्स की कहानी। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगती है। और ये बात हमने कल डिस्कस भी करी थी बकायदा कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगती है। तो फोर्स इलेक्ट्रिक वाली फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगती है और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगती है। ये दूसरा डिफरेंस है। देखो उसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो act along electric field, act along electric field
दूसरा लिखो at perpendicular to magnetic field, at perpendicular to magnetic field. कितने मुन्ना? अच्छा, तीसरा डिफरेंस देखिए, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का हमारा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हमारा होता है F इक्वल टू क्यू बी, और इस फॉर्मूले में कहीं भी वेलोसिटी नहीं आ रही है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बी बी साइन थीटा, और इस फॉर्मूले में हमारी वेलोसिटी आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, लिखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो, डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, दूसरा लिखिए डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चलिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं, वैसे है तो बहुत सारे और, एक पॉइंट और लिख लेते हैं बस। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा वर्क करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा हमेशा वर्क किया जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं किया जाता। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करती है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करती। तो लास्ट लिख लीजिए, आखिरी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो, वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लिखो, नो वर्क इज डन। ठीक है जी, लिखिए भाई। चलो अब डालो हेडिंग लिस्ट, नए टॉपिक हेडिंग डालिए। अब लिखिए लॉरेंस फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए, लिखिए लॉरेंस फोर्स। देखो लॉरेंस फोर्स का थोड़ा सा डिस्कशन हमारा कल हुआ था, जब हमने कल इस मैग्नेटिक फोर्स को, जो कि हमारी थी ये थी QBV sin थीटा, इस पूरी फोर्स को हमने नाम दिया था मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ऐसे कुछ नाम था, हाँ, जब हमने इस फॉर्मूले को, इस फोर्स को नाम दिया था मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। लेकिन असल में लॉरेंस ने मैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला भी दिया था। हुआ यूं था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसी जगह मूव करता है जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह मूव करेगा जहां पर दोनों की दोनों फील्ड है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो पार्टिकल के ऊपर दो तरह की फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों से मिलाकर के जो नेट फोर्स लगती है उसे कहा जाता है लॉरेंस फोर्स। बात समझ में आ गई? दोबारा बोलूंगा, दोबारा सुनना, ठीक है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे एरिया में से मूव करता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो दोनों फील्ड दो तरह की फोर्स लगाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, और जो टोटल फोर्स होगी दोनों की मिलाकर के दैट इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स। हाँ या ना? तो लिख लीजिए इसमें पहले लॉरेंस फोर्स होती क्या है। देखो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल move through a region, when a charge particle move through a region
having both electric field and magnetic field, having both electric field and magnetic field, then particle will experience both electric and magnetic force. Particle will experience both electric and magnetic force. Particle will experience both electric and magnetic force. And the net force acting on it, and the net force acting on it is called Lorentz force. Net force acting on it is called Lorentz force. तो देखिए लॉरेंस फोर्स हम लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। लॉरेंस फोर्स असल में होती है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है QE, मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, और इसी पार्टिकल पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है Q V क्रॉस B। दोनों में से अगर हम कॉमन निकालेंगे क्या कॉमन निकलेगा, Q, ब्रैकेट में क्या बचेगा E प्लस V क्रॉस B वेक्टर। तो लीजिए ये है पूरा फॉर्मूला हमारी लॉरेंस फोर्स का, ठीक है जिसको यही है हमारा फॉर्मूला लॉरेंस फोर्स। इस फॉर्मूले को एक बार पहले लिख लो और फिर मुझे बताना किसी को स्कूल में वेलोसिटी सिलेक्टर नाम से कुछ पढ़ाया, जिनके स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, खत्म हो गया, वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं पढ़ाया। और किसी को बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर नाम से कुछ पढ़ाया, ठीक। खुशी की बात यह है वेलोसिटी सिलेक्टर एग्जाम में आता है, सिलेबस में नहीं है तो क्या होगा, एग्जाम में आता है। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे कम से कम 4 से 5 टॉपिक हैं जो सिलेबस में कभी मेंशन नहीं थे, कभी मेंशन नहीं थे, पर एग्जाम में नॉट इवन इन CBSE, बोथ CBSE नाइस। अच्छा हाँ उससे पहले बात करनी है, IC बोर्ड वालों भाई कल आ सकते हो पढ़ने, कल आ सकते हो पढ़ने। कल मैं क्या कराऊंगा मैं बता देता हूँ। कल हम एक तो मीटर ब्रिज ऑफ द मैं करा दिया, लेकिन मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा। मीटर ब्रिज दोबारा पढ़ाऊंगा, ढंग से कराऊंगा थ्योरी के साथ। और दूसरा है पोटेंशियोमीटर, ये 2 टॉपिक हमें करने हैं, ठीक। बट समस्या ये है कि मेरा 9 से 12 तक का जो टाइम है ना वो पूरा फिक्स है, मतलब मैंने 2 बैचेस मैंने और पढ़ाना है IC बोर्ड के 1.5 घंटे के, तो 9 से 10:30, 10:30 से 12 मेरी टाइमिंग फिक्स है। तो आप बताओ किस टाइम पर, या तो 9 से पहले खत्म करना पड़ेगा, ठीक है बताओ, या नेक्स्ट संडे देखना है तो मुझे बताओ, मतलब मुझे कंफर्म बताओ क्या करना है। वैसे मेरा मन तो ये था कि कल अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो 7:30 बजे आ जाओ, मेरा मन तो ये था, पर मुझे पता है कि तुम ये सोचोगे कि साला एक दिन तो मिलता है सोने का, उस दिन उसको चूक बैठेंगे। हाँ 1 मिनट मान छुट्टी चल रही है, अच्छा तुम सो ही रहोगे लंबा लंबा, ठीक है फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी डिसाइड करो मेरे को, फिर मैं नोट बताऊंगा। कल CBSE वालों को आने की नीड नहीं है, कोई आना चाहे तो आ सकता है, कोई CBSE वाला आना चाहे तो आ सकता है, पर जो टॉपिक मैं कवर कराऊंगा वो भी ISC में अभी हाल फिलहाल में कुछ 2-4 हफ्ता पहले ही ऐड हुए हैं, कि पहले हट गए थे सिलेबस से, लेकिन इन्हें दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया है। तो ISC वालों को आना कंपलसरी है, बाकी CBSE वालों को आना चाहे तो आ सकता है। तो मुझे पहले कंफर्म बताओ कि तुम आओगे या नहीं आओगे, आओगे तो किस टाइम आओगे। मैंने तुम्हें कंडीशन बता दी, 9 से 12 का टाइम मेरा फिक्स है। हाँ जी तो आ जाओगे ना, बाकी में तो आने चाहिए ना, फिर तू और मैं बेटा क्या करेंगे यहाँ पर अकेले, मैं तो वैसे ही नोट दे दूंगा, मेरा अकेला ही आएगा। जल्दी बोलो भाई, भाई सब क्लास में सोचते हो ना,
सुबह 5 बजे मैंने बोलता ना कि क्रिस्टल बल चलना है, सुबह बस यहाँ खड़ी होगी, फिर देखते तुम भाई रात में तो बच्चे ही गद्दा डाल देते, सुबह लेट हो जाए। जल्दी बताओ आ जाएगी पक्का? देख ले ऐसा ना हो कि मैं अकेला रहूँ यहाँ पे, पक्का? आप टाइम बताओ सुबह कितने बजे? 7:30? 1.5 घंटा तक चाहिए मेरे को। हैं कितने बजे? 3 बजे? मैं जाता ही नहीं घर, बोल। ऊपर एक कमरा है, मैं सो जाऊंगा, और रात को तो मेरे साथ छन छन की कुछ आवाज आई तो फिर मैं निकल। अरे जल्दी बोलो, इतना टाइम तुम लगाओगे ना 11 वाले बच्चे मेरे डिप्रेशन में जाएंगे क्लास के लिए। 7 7 बोलो भाई कन्याओं, कन्याएं कितनी आ रही हैं? एक ही तो आ रही है। और कौन है इसी वाले से? ये भी तो इसी वाले 4 लड़के। बाकी कोई सीबीएसई वाला आना चाहे तो आ सकता है, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। बाकी और भी तुम्हारे जो संगी साथी हैं आईसी वाले को इन्फॉर्म कर देना, मैं इनको बोल दूंगा। 7:30 पक्का? पक्का ना? चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे इसको 7:30 बजे। अभी क्लास खत्म नहीं होगी, चलो आगे। चलो एक छोटा टॉपिक और डालो, लिखिए वेलोसिटी सिलेक्टर। अब ये टॉपिक मैं कह रहा हूँ सिलेबस में मेंशन नहीं है, चाहे तो आप अपना सिलेबस खोल के देख सकते हो, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप वेलोसिटी सिलेक्टर। चलो पहले समझो वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है। वेलोसिटी सिलेक्टर असल में कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस को बोला जाता है। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका काम होता है पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट करना। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये बीम है प्रोटॉन्स की, ये बीम आ रही है और इस बीम में ना प्रोटॉन ही प्रोटॉन भरे पड़े और अलग अलग तरह के प्रोटॉन है, अलग अलग स्पीड के। किसी की स्पीड 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड है, किसी की स्पीड 3 × 10 मीटर पर सेकंड है, किसी की स्पीड 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। मतलब ऐसे करके ना सबकी स्पीड अलग अलग है, सबकी स्पीड अलग अलग है। किसी की स्पीड कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे सिर्फ वो वाले प्रोटॉन चाहिए जिनकी स्पीड 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। तो मुझे बताओ तुम कैसे सिलेक्ट करोगे? तुम एक एक प्रोटॉन को पकड़ के तो चेक नहीं करोगे कि अच्छा ये प्रोटॉन सही स्पीड का है, इसको आगे जाने देते हैं, अच्छा ये कम स्पीड का है, इसको निकाल देते हैं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कतई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो प्रोटॉन साइज में बहुत छोटे हैं, दूसरी बात इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और तीसरी बात एक एक सेकंड में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों प्रोटॉन एक साथ आ रहे हैं। तो आप एक एक प्रोटॉन को एक साथ चेक नहीं कर सकते। ठीक है, जो बात है, तो सवाल ये है कि पर्टिकुलर एक वेलोसिटी का प्रोटॉन हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये प्रोटॉन की बीम को एक मशीन में से गुजारते हैं और इसी मशीन को, इसी डिवाइस को कहा जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर, जो क्या करता है जिस वेलोसिटी का प्रोटॉन हमें चाहिए, जिस वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल हमें चाहिए, उस चार्ज पार्टिकल को तो आगे भेज देगा और बाकी जो एरे गैरे चार्ज पार्टिकल है उन्हें किनारे किनारे डिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये काम होता है वेलोसिटी सिलेक्टर का, पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को चूज करना या किसी बीम में से सिर्फ एक ही वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को अलग करना, ये काम होता है वेलोसिटी सिलेक्टर का। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? तो पहले आप एक लाइन लिखोगे कि वेलोसिटी सिलेक्टर होते क्या है। देखिए, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to select, which is used to select charge particle of particular velocity, charge particle of particular velocity from a beam of charge particles, from a beam of charge particle having varying velocities,
having varying velocities. देख लिया? अच्छा, अब सवाल ये है कि आखिर ये डिवाइस काम कैसे करता है। तो ये जो हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर होता है, इस वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर हम दोनों तरह की फील्ड पैदा करते हैं। दोनों मतलब कैसी? एक तो हम इसमें पैदा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी पैदा करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। इस वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर ये दोनों तरह की फील्ड होती हैं। पहली कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी कौन सी होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और खास बात ये है कि ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। कैसी होती हैं? दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होती हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो कंटिन्यूएशन लिख लीजिएगा। इन सच डिवाइसेस both electric and magnetic field are present. Both electric and magnetic field are present and act perpendicular to each other. And act perpendicular to each other. Act perpendicular to each other. अब तुम कहोगे कि ऐसा करा क्यों हमने? भाई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्यों प्रेजेंट है? और दोनों प्रेजेंट तो है, चलो ठीक है मान लिया दोनों प्रेजेंट है, पर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर क्यों प्रेजेंट है? इसकी दो कारण है। कारण नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल पे कौन सी वाली फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सी फोर्स लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स। तो एक पार्टिकल के ऊपर दोनों फोर्स लगती हैं, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और ये जो दोनों फोर्स है ना बाबू, ये एक दूसरे के अपोजिट लगती है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स से चार्ज पार्टिकल है Q, अगर इलेक्ट्रिक फोर्सेस पे ऊपर लगती है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगती है? नीचे। ठीक है, ऐसे जानबूझ के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को परपेंडिकुलर रखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जानबूझ के परपेंडिकुलर करा जाता है ताकि पार्टिकल पे दोनों फोर्स लगे, और एक फोर्स अगर ऊपर लगे तो दूसरा फोर्स कहाँ लगे? नीचे। अब बुद्धि लगा के बोलना, अगर किसी पार्टिकल पे दोनों फोर्स लग रही हैं और दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो बताओ ये पार्टिकल कहां जाएगा? ऊपर कि नीचे? ये पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, इस पार्टिकल पे ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, नीचे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। मान लो दोनों की दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो बताओ ये पार्टिकल कहां जाएगा? उसी डायरेक्शन में सीधा सीधा चला जाएगा, है ना? उसी डायरेक्शन में सीधा सीधा चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी तो क्या होगा? तो पार्टिकल कहां चला जाएगा? ऊपर। और मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुई तो पार्टिकल कहां जाएगा? नीचे। तो हमारा काम पता है क्या है? हम उस पार्टिकल को सिलेक्ट करेंगे जिसकी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? बराबर होती है। तो ऐसा पार्टिकल क्या होता है? पूरी बीम में से ऐसे पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे चले जाते हैं, और बाकी जिनकी वेलोसिटी कम होगी, पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम होगी, या जिनकी वेलोसिटी उस वेलोसिटी से ज्यादा होगी, वो क्या चले जाते हैं? ऊपर या नीचे। और कौन से वाले पार्टिकल हमेशा सीधे सीधे आगे जाएंगे? जिनकी फोर्स दोनों ऊपर नीचे बराबर है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो कंक्लूजन करके एक लाइन लिख लो, उसका डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। देखो, does both electric and magnetic force act on particle in opposite directions? Does both electric and magnetic force act on particle in opposite direction? And only those particles passes undeviated, only those particle passes undeviated for which the two forces are equal and opposite. For which the two forces are equal and opposite. ठीक है जी? तो परसों हम चेक करेंगे, परसों की क्लास में चेक करेंगे कि आपके को कौन सी वेलोसिटी का पार्टिकल होगा जो बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा और बाकी पार्टिकल ऊपर और नीचे क्यों जाएंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे परसों।